डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के बारे में। यह आपके फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन में तो एक छोटे चैप्टर के रूप में है, जबकि थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में इसको विस्तार से समझाया गया है। तो फर्स्ट पेपर में तो इस पे छोटे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन थर्ड पेपर में आपके इसका बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो म्यूटेशन क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले म्यूटेशन जीवों के जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में सडन और हेरेडिटरी होने वाले चेंजेज को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का सोर्स है। और इसका कारण है पॉल्यूशन का बढ़ना और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन का अध्ययन जो है ओइनोथीरा लेमार्कियाना या इवनिंग प्रिमरोज नामक प्लांट में किया था, और यह एक हाइब्रिड प्लांट था। डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, और यह सिद्धांत डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के पक्ष में दिया गया, क्योंकि डार्विन वेरिएशंस का कारण स्पष्ट नहीं कर सका। डार्विन ने वेरिएशंस को सपोर्ट नाम दिया था। डी व्रीज के अनुसार इवोल्यूशन में दो प्रकार की वेरिएशंस होती है, एक कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, जिसके बारे में कल हम पढ़ चुके हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस या सतत विभिन्नताएं ये जीव की प्रत्येक पीढ़ी में उत्पन्न होती है, और यह क्रॉसिंग ओवर के द्वारा या मियोसिस के द्वारा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होती हैं, और यहाँ पर जीन एक्सचेंज के द्वारा केवल स्मॉल स्केल पर वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस ये सडन म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होती है, और म्यूटेशन के द्वारा स्मॉल या लार्ज लेवल पर दोनों प्रकार की वेरिएशंस उत्पन्न होती है। सेट राइट इन्होंने म्यूटेशन को सर्वप्रथम देखा था, और इनके अनुसार लंबी टांगों की भेड़ की आबादी में अचानक कुछ भेड़ें छोटी टांगों वाली उत्पन्न हो गई, और छोटी टांगों वाली भेड़ की जाति एनकन कहलाती है। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया था कि एनकन का मतलब होता है मुड़ी हुई टांगों वाली। तो यहाँ पर एनकन भेड़ जो थी उनकी टांगें मुड़ी हुई थी और छोटी थी। तो यह जो टांगों का मुड़ा हुआ होना, यह एक डोमिनेंट जेनेटिक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। उत्परिवर्तन केवल वही वंशागत होते हैं जो कि जीव की जर्म सेल्स में होते हैं, और सोमेटिक जो म्यूटेशन है उनकी वंशागति नहीं होती है। सोमेटिक म्यूटेशन केवल ब्लास्टोजेनेसिस या कायिक जनन करने वाले जीवों में वंशागत होते हैं। उत्परिवर्तन की खोज मॉर्गन के द्वारा की गई थी। इन्होंने रेड आई की ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन में कुछ वाइट आई वाली मेल ड्रोसोफिला देखी। यहाँ पर ड्रोसोफिला में जो आई का कलर है वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, और नेत्र के रंग की जीन जो है एन गुणसूत्र पर स्थित होती है। यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन में जो रेड आई का जो जीन है वो वाइट आई की जीन पर डोमिनेंट होता है। तो इस प्रकार से ड्रोसोफिला में नेत्र की हेरेडिटी के लिए जीनोटाइप जो है वो इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर X पर कैपिटल W लिखा हुआ है, यानी कि यह डोमिनेंट जीन है, और डोमिनेंट है तो यह कौन सा है, रेड आई कलर डेवलप होगा। सेकंड में नीचे मेल वाले में X पर स्मॉल w लिखा है, यानी कि यह रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पर रेड जब रिसेसिव है, या यूँ कहें कि इसमें वाइट जो है रिसेसिव जीन दिखा रहा है ये उपस्थित है, यानी कि आई कलर कैसा होगा, वाइट होगा। तो यहाँ पर मेल में पॉपुलेशन में 50-50% जो है रेड और वाइट आई वाले ड्रोसोफिला होने की प्रोबेबिलिटी है। फीमेल्स में जब दोनों ही डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है तो रेड, एक
डोमिनेंट है यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी आई कलर रेड होगा, लेकिन रिसेसिव दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में है तो आई कलर वाइट होगा। मुलर ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन के खोज करता है। इन्होंने ड्रोसोफिला में एक्स रेज की सहायता से म्यूटेशन को प्रेरित किया। मैक फॉरलैन, बर्नेट और नील जर्नी इन्होंने ब्लड की बी लिम्फोसाइट्स में म्यूटेशन को प्रेरित करके नए प्रकार की एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस किया। बिडल और टॉटम इन्होंने न्यूरोस्पोरा में एक्स किरणों, एक्स रेज के द्वारा और यूवी रेज के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित कर पोषण उत्परिवर्तन का अध्ययन किया। जैसे वाइल्ड न्यूरोस्पोरा है, ये प्रोटोट्रॉफ है। प्रोटोट्रॉफ का मतलब है अपने लिए पोषक तत्वों का खुद ही सिंथेसिस कर सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स का खुद ही सिंथेसिस कर सकती हैं। और जब अल्ट्रावायलेट रेज इन पे डाली जाती है, म्यूटेशन कराया जाता है तो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा बनता है, जो कि अपने लिए आवश्यक एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है उनका सिंथेसिस खुद नहीं कर पाता है, इसलिए इसको एक्जोट्रॉफ कहते हैं। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन जिनको अपन यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं इंडिया में, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। इन्होंने गेहूं में गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन को प्रेरित करके उत्तम जातियों का निर्माण किया, जैसे सरबती सोनारा। इन्होंने IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं, में गामा गार्डन की स्थापना की, लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन एशिया। तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह एशिया में कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ज़्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, कभी कभी ये लिथल होते हैं या जानलेवा होते हैं, जिसके कारण जीव की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होते हैं, जिनका उपयोग जंतुओं और पादपों की उत्तम जातियों के विकास में किया जाता है। इसे म्यूटेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, रिसेसिव होते हैं या अनइफेक्टिव होते हैं, और अप्रभावी होने के कारण ही ये जीवों की पॉपुलेशन से कभी भी विलुप्त नहीं होते हैं। इसे R.D. वाइनबर्ग का नियम कहते हैं। यह नियम बड़ी जनसंख्या पर लागू होता है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें रैंडम मैटिंग होती है। यादृच्छिक जिनमें संगम पाया जाता है तो उन पर यह लागू होता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन, जैसे वाइल्ड जीन है, इसमें फॉरवर्ड म्यूटेशन हुआ, म्यूटेंट जीन बनी, और बैकवर्ड म्यूटेशन हुआ तो इससे वाइल्ड जीन बनी। यानी कि म्यूटेशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और रिवर्सिबल म्यूटेशन भी पाया जाता है। म्यूटेटर जीन एंड म्यूटेबल जीन, जीन जो किसी अन्य जीन में उत्परिवर्तन प्रेरित करता है उसको म्यूटेटर जीन कहते हैं, और वह जीन जिसमें खुद में म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेबल जीन कहते हैं। न्यूट्रल म्यूटेशन या सप्रेशन या उदासीन उत्परिवर्तन, जब एक जीन में उत्परिवर्तन के प्रभाव को किसी अन्य जीन में उत्परिवर्तन के द्वारा समाप्त कर दिया जाए तो इसको न्यूट्रल म्यूटेशन कहते हैं। अतः उदासीनीकरण के लिए 2 म्यूटेशंस का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कंप्लीमेंटेशन या उर्वीकरण। यह हेट्रोकैरियन या डाइकैरियन में होता है, जिसमें एक ही कोशिका में 2 डिफरेंट पेरेंट उत्पत्ति के केंद्रक होते हैं। एक केंद्रक में उत्परिवर्तन के प्रभाव को दूसरा केंद्रक समाप्त कर देता है, और यह अवस्था न्यूरोस्पोरा में सेल फ्यूजन के समय में बनती है। फिर है यूनिट्स ऑफ म्यूटेशन, या जिसको म्यूटॉन कहे, DNA का वह छोटे से छोटा भाग या अंश जिसमें म्यूटेशन होता है हो सकता है, और यह क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। उत्परिवर्तन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें फर्स्ट है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। यह क्रोमोजोम्स की नंबर और उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण होता है, और 2 प्रकार का होता है, हेट्रोपॉलीप्लॉइडी या इसको जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें चेंज इन क्रोमोजोमल नंबर। सेकंड है गुणसूत्री विपथन,
जिसको क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है इसमें से एट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों की चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों के सेट या सेट में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है और यह दो प्रकार के होते हैं, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी यानी सुगुणिता। यहाँ पर क्रोमोसोम के सेट की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, और असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी, यहाँ पर सेट में गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। तो पहले है यूप्लॉइडी। यहाँ पर गुणसूत्रों की सेट की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। एक सेट की कमी यानी 2n-1, तो क्या हो गया, n हो गया, यानी कि एप्लॉइड हो गया। इसको अपन कहेंगे मोनोप्लॉइडी। सेट की संख्या में वृद्धि को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं और जनरली ये प्लांट्स में पाई जाती है 3n, 4n, 5n, 6n, 7n। तो यहाँ पर ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी एंड हेप्टोप्लॉइडी। ऑक्टाप्लॉइडी प्लांट्स बहुत कम जीवित रहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें गुणसूत्रों के सेट सम संख्या में होते हैं, वे तो वायबल होते हैं और जननक्षम होते हैं, और इनमें लैंगिक जनन जो है पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सीड फॉर्मेशन होता है। और ऐसे प्लांट्स जिनमें क्रोमोसोमल सेट जो हैं वो ऑड नंबर्स में होते हैं, विषम संख्या में होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और सीड फॉर्मेशन भी नहीं होता है, लेकिन फ्रूट जो है उसका निर्माण होता है। और कैसे होता है, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा होता है, अनिषेक फलन के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है बनाना और सीडलेस ग्रेप्स। पॉलीप्लॉइडी दो प्रकार की होती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी। तो फर्स्ट है ऑटोपॉलीप्लॉइडी, स्वबहुगुणिता। इसमें गुणसूत्रों के सभी सेट एक पेरेंट से उत्पन्न होते हैं, जैसे सारे के सारे एक ही प्रकार के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है साइनोडॉन या धूप घास एवं गुलाब। इसमें ऑटोट्राइप्लॉइड प्लांट्स पाए जाते हैं, अतः ये बंध्य होते हैं, लेकिन इनमें कायिक जनन पाया जाता है, ब्लास्टोजेनेसिस पाया जाता है। नेक्स्ट है एलोपॉलीप्लॉइडी। इसको पर बहुगुणिता कहते हैं, और जैसा कि नाम से ही है, ये एक से अधिक पेरेंट्स उत्पत्ति के सेट इनमें पाए जाते हैं। जैसे सारे के सारे जो है ए और बी प्रकार है, दोनों प्रकार है। अतः ये प्लांट्स जो है अंतर्वंशीय संकरण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे रेफेनोब्रेसिका, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रेफेनोब्रेसिका यह प्लांट सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक कार्पाचेंको द्वारा मूली और पत्ता गोभी के बीच में अंतर्वंशीय संकरण के द्वारा प्राप्त किया गया था। यहाँ पर रेफेनस सेटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेसिया दोनों में 2n=18 है, यानी क्रोमोसोमल नंबर सिमिलर है दोनों में। और इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो रेफेनोब्रेसिका प्राप्त होती है, जिसमें 2n=18 है, क्योंकि दोनों प्लांट्स में, पेरेंट्स में, दोनों में क्रोमोसोमल नंबर जो है वो समान है। तो यहाँ पर रेफेनोब्रेसिका जो है वो सर्टाइल प्लांट है, बंध्य प्लांट है, और जब इसको कॉल्चिसिन के द्वारा इंड्यूस किया जाता है तो इसमें म्यूटेशन होता है, और इसके फलस्वरूप इसमें क्रोमोसोमल नंबर्स जो है वो 2n के स्थान पर 4n हो जाते हैं, यानी 36 हो जाते हैं, और यह प्लांट जो है फर्टाइल हो जाता है या जननक्षम हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है ट्रिटिकेल। यहाँ पर ट्रिटिकम ड्यूरेम और राई, जिसको इसके सिकेल सीरियल कहते हैं, इनमें जब इनमें दोनों, एक में 4n=28 है और दूसरे में 2n=14 है, और ट्राइकेल यानी कि इसमें 3n
3 सेट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के। तो यहाँ पर 3n बराबर 21 है, और जब इसको कोल्चिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है तो ट्रिटिकेल जो होता है 6n हो जाता है इसका डबल, और 42 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और यह फर्टाइल हो जाता है। इसी प्रकार से ट्रिटिकेल जिसमें ट्रिटिकम एस्टिवम और राई है, तो इनमें ट्रिटिकम एस्टिवम में 6n इज इक्वल टू 42 है और राई में 2n बराबर 14 है। जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो ट्रिटिकेल बनता है, यहाँ पर 4n इज इक्वल टू 28 क्रोमोसोम्स है। जब कोल्चिसिन से इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो ट्रिटिकेल बनता है जिसमें 8n इज इक्वल टू 56 और यह फर्टाइल प्लांट है। नेक्स्ट है एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता। क्रोमोसोम्स के सेट में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है। यहाँ पर पहले तो सेट था, सेट बढ़ते हैं या कम होते हैं, यहाँ पर सेट में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, और यह जंतुओं में इस प्रकार की कंडीशंस पाई जाती है। तो वो कंडीशन, पीछे वाली कंडीशन तो प्लांट्स में पाई जाती है जनरली, लेकिन ये जो है एन्यूप्लॉइडी वाली कंडीशन जो है वो मेनली एनिमल्स में पाई जाती है। यह भी 2 प्रकार की होती है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी एंड हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो का मतलब होता है कमी होना। तो यहाँ पर जो कंडीशंस पाई जाती हैं, फर्स्ट है 2n-1, इसको मोनोसोमी कहेंगे। तो क्रोमोसोमल सेट में से एक क्रोमोसोम जो है वो इसमें कम होगा, और 2n-1 यानी डबल मोनोसोमी कहेंगे इसको। तो प्रत्येक सेट में से एक एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है, और ये कैसे होते हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। 2n-2 नलीसोमी, इसमें 2 क्रोमोसोम्स की हानि हो जाती है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के एक पेयर की कमी हो जाती है। हाइपर एन्यूप्लॉइडी, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है। 2n+1 ट्राइसोमी, यानी एक सेट में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है। 2n+1+1 डबल ट्राइसोमी, यानी प्रत्येक सेट में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है। 2n+2 टेट्रासोमी, एक सेट में 2 गुणसूत्रों की वृद्धि होती है। एन्यूप्लॉइडी का क्या कारण है? तो मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब इनके पेयर जो है सेपरेट नहीं होते हैं, तो एन्यूप्लॉइडी के अधिक अवसर जो है अधिक आयु की फीमेल्स में अधिक होते हैं, जिसका कारण oocyte की सक्रियता में कमी है। इसलिए अधिक आयु में पैदा होने वाले शिशुओं में सिंड्रोम के अवसर जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्रेशन, गुणसूत्री विपथन। तो ये फर्स्ट है डिलीशन। ये 4 प्रकार से होता है, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो पहला है डिलीशन, अभाव या कमी। गुणसूत्र से किसी खंड का टूटकर विलुप्त हो जाना, जिससे गुणसूत्र पर उस खंड पर उपस्थित जीन्स की कमी हो जाना, और यह 2 प्रकार का होता है, टर्मिनल एंड इंटरकैलरी। टर्मिनल यानी अंतस्थ सिरे पर, एक या दोनों सिरों से गुणसूत्र खंडों का टूट करके विलुप्त हो जाना, और इंटरकैलरी यानी अंतर्वेशी, गुणसूत्र के मध्य के किसी खंड का टूट करके अलग हो जाना, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो फर्स्ट वाले में जो डायग्राम में है, इसमें 1 और 2 नंबर का जीन जो है वो अलग हो गया टूट करके, और इसमें इंटरकैलरी में जो दिखाया है 1 और 2 नंबर वाला जीन है, लेकिन बीच में से 3 और 4 नंबर वाला जीन जो है वो यहाँ से विलुप्त हो गया है। क्राइटू-चैट सिंड्रोम जो है मनुष्य के 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के आधे हिस्से के विलोपन से होता है, और इसमें जो बच्चा होता है, चाइल्ड जो होता है, वो जब रोता है इस सिंड्रोम वाला चाइल्ड, तो बिल्ली जैसी आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट है, सेकंड है इन्वर्जन या प्रतिपन। क्रोमोसोम से किसी खंड का टूट कर पुनः उसी गुणसूत्र पर जुड़ जाना, लेकिन यहाँ पर जुड़ने का क्रम पहले से उल्टा होता है। तो यहाँ पर 180 के एंगल पर वो टूटा हुआ खंड जो है वो घूम जाता है, और घूम करके वापस उसी क्रोमोसोम के साथ में जुड़ जाता है। इसके कारण क्रोमोसोम पर जीन्स का जो सीरीज है, सीरियल है,
और जीन के मध्य दूरी चेंज हो जाती है, अतः जीन विनिमय जो है वो प्रभावित होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, पैरासेंट्रिक यानी इसमें इन्वर्ट जो भाग है उसमें सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं हो तो इस प्रकार के इन्वर्जन को पैरासेंट्रिक कहते हैं, और पेरिसेंट्रिक अगर प्रतिलोमित भाग में सेंट्रोमियर उपस्थित हो। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर 1 और 2 नंबर की जो जीन वाला है क्रम वो चेंज हो गया है और 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया है। और जो सेकंड वाला डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर सेंट्रोमियर भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। गुणसूत्र पर किसी खंड पर 2 बार उपस्थित होना डुप्लीकेशन कहलाता है। यदि इस खंड में कोई अप्रभावी जीन यानी रिसेसिव जीन उपस्थित है तो उसकी होमोजाइगस कंडीशन बन जाने पर वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। यदि यह जीन अप्रभावी किंतु घातक है तो उसकी होमोजाइगस कंडीशन के कारण जीव की मृत्यु हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रोसोफिला में बार आई कैरेक्टर एक्स क्रोमोजोम में डुप्लीकेशन के कारण होता है और इसमें आई जो है वो नॉर्मल आई की तुलना में संकरे होते हैं, नैरो होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। किसी क्रोमोजोम के एक भाग का टूट करके किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम से जुड़ जाना, इसको ट्रांसलोकेशन 3 प्रकार का होता है। सिंपल ट्रांसलोकेशन, इंटरस्टिशियल या शिफ्ट ट्रांसलोकेशन एंड इसका थर्ड टाइप है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो पहला है सिंपल ट्रांसलोकेशन। जब किसी क्रोमोजोम का एक भाग टूट करके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के टर्मिनल पार्ट पर जाकर के जुड़ जाता है, जैसा कि यह डायग्राम में दिखाया गया है। सेकंड है इंटरस्टिशियल और शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। जब किसी क्रोमोजोम का एक भाग टूट करके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जाकर के जुड़ जाता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो ये भाग जो है यहाँ पर 5 और 6 नंबर वाला ऊपर वाले डायग्राम का जो है वो सेकंड क्रोमोजोम के नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जाकर के जुड़ गया है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में यहाँ पर क्रोमोजोमल सेगमेंट्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो कि 9वें व 12वें गुणसूत्रों के मध्य रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। यह 2 प्रकार का होता है, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। डीएनए की सामान्य संरचना में एक नाइट्रोजनी सारक का नाइट्रोजन बेस का किसी अन्य नाइट्रोजन बेस के द्वारा डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन कहलाता है, और यह परिवर्तन के कारण इस परिवर्तन के कारण जेनेटिक कोड में एक कोडॉन का परिवर्तन आ जाता है और प्रोटीन की संरचना में भी एक एमिनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन अम्ल जो है एमिनो अम्ल प्रतिस्थापित हो जाता है। इस कारण से सिकल सेल एनीमिया जो है वो हो जाता है। सेकंड है यह डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन प्रकार का। पहला है ट्रांजिशन, एक प्यूरिन का अन्य प्यूरिन से तथा एक पिरिमिडिन का अन्य पिरिमिडिन से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं। और यह जो है टोटोमराइजेशन के कारण होता है। इस विधि द्वारा ट्रांजिशन HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल प्रेरित करता है और नाइट्रस एसिड जो है नाइट्रोजन क्षारकों की सामान्य संरचना में परिवर्तन कर देता है, और चेंज्ड जो नाइट्रोजनी क्षारक है ये टोटोमर्स कहलाते हैं। एडिनिन और गुएनिन में एमिनो ग्रुप्स होता है जिसे नाइट्रस एसिड इमिनो में बदल देता है। इसी प्रकार से साइटोसिन और थाइमिन में कीटो ग्रुप होता है जिसको नाइट्रस एसिड एनॉल में बदल देता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन में एडिनिन का टोटोमर
एक सामान्य साइटोसिन से और थाइमिन का टॉटोमर एक सामान्य गुएनिन से जोड़ा बना रहा है। अतः गलत जोड़े बनते हैं जिसे फॉरबिडन पेयरिंग कहते हैं और कोशिका में एक गलत डीएनए बन जाता है। दूसरे डीएनए रेप्लिकेशन में टॉटोमर्स तो फॉरबिडन पेयरिंग तो करते हैं, लेकिन सामान्य साइटोसिन सामान्य गुएनिन से और सामान्य गुएनिन सामान्य साइटोसिन से जोड़ा बनाता है। अतः 2 डीएनए रेप्लिकेशन में ट्रांजिशन पूर्ण हो जाता है। बाई आयोनाइजेशन, आयनीकरण के द्वारा इस विधि में ट्रांजिशन जो है वो आयोनाइजेशन जो रेज है प्रेरित करती हैं, जैसे एक्स रेज। ये रेज जो है नाइट्रोजन बेसेस को उनके आयन में बदल देती है और ये आयंस जो हैं फॉरबिडन पेयरिंग करती हैं। अतः इस विधि के द्वारा भी ट्रांजिशन 2 डीएनए रेप्लिकेशन में पूर्ण हो जाता है। बाई बेस एनालॉग्स, इस विधि में ट्रांजिशन ऐसे रसायन प्रेरित करते हैं जो कार्य में नाइट्रोजन बेसेस के समान होते हैं और उनको बेस एनालॉग या सारकों के डुप्लीकेट्स कहते हैं। जैसे एमिनोप्यूरिन है तो यह एडिनिन का समरूप होमोलोगस बन जाता है। इसी प्रकार से 5 ब्रोमो यूरेसिल थाइमिन का, 5 आयोडो यूरेसिल गुएनिन का और 5 क्लोरो यूरेसिल ये साइटोसिन का। फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन में बेस एनालॉग्स डीएनए की सामान्य संरचना में स्थापित हो जाते हैं और दूसरे डीएनए रेप्लिकेशन में फॉरबिडन पेयरिंग करते हैं और तीसरे डीएनए रेप्लिकेशन में ट्रांजिशन पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सन या अनुपथन। प्यूरिन का पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन का प्यूरिन से प्रतिस्थापन जो है ट्रांसवर्सन कहलाता है। ईएमएस यानी इथाइल मीथेन सल्फोनेट और एमएमएस यानी मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये रसायन जो है, ये केमिकल्स जो है डीएनए की संरचना में डीप्यूरिनेशन करते हैं, अर्थात एक प्यूरिन को हटा देते हैं जिससे उसके स्थान पर खाली जगह बन जाती है, स्पेस बन जाता है। यदि इस स्पेस में कोई अन्य प्यूरिन स्थापित हो जाए तो इसको ट्रांजिशन कहेंगे, लेकिन अगर कोई पिरिमिडिन यहाँ पे आकर के स्थापित हो जाए तो इसको ट्रांसवर्सन कहेंगे। तो इस प्रकार से इनमें दोनों प्रकार के यानी कि ईएमएस और एमएमएस दोनों जो है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन दोनों प्रेरित कर सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें एक्रिडीन एंड प्रोफ्लेविन ये केमिकल्स डीएनए की सामान्य संरचना में से या उस पर संश्लेषित जो मैसेंजर आरएनए हैं उसकी संरचना में से 1 या 2 नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ देते हैं या उसको हटा देते हैं, जिससे कंप्लीट जेनेटिक कोड का जो रीडिंग है वो चेंज हो जाता है और सभी कोडॉन के बदल जाने से प्रोटीन की स्ट्रक्चर में भी सभी एमिनो एसिड्स चेंज हो जाते हैं और एक न्यू प्रोटीन बन जाता है जो पूर्व प्रोटीन से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ऊपर वाली जो है ये कोडॉन्स दिखाए गए हैं और नीचे वाले में ये सारे के सारे चेंज हो गए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूट और पॉइंट म्यूटेशन की तुलना में अधिक घातक या हानिकारक होता है। और एग्जाम्पल है थैलेसीमिया, इसमें ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है म्यूटेजेंस, यानी ऐसे कारक जो कि म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं। रेडिएशंस, पहला नंबर है रेडिएशंस या विकिरण, 2 प्रकार के होते हैं। आयोनाइजिंग यानी आयननकारी जैसे अल्फा बीटा गामा एक्स रेज, और सेकंड है नॉन आयोनाइजिंग अनआयननकारी अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की पेनिट्रेशन पावर जो है वो अत्यधिक न्यून होती है, कम होती है, और जो हायर एनिमल्स है इनकी स्किन विकिरणों का या इन रेज को अवशोषित कर लेती हैं और उन्हें विसरल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचने देती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज और अन्य रेज जो है ये सूक्ष्म जीवों में हाईली इफेक्टिव होती है और इनके प्रभाव से माइक्रोब्स की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर के निर्जर्मीकरण के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। विकिरणें मुख्यतः गुणसूत्री उत्परिवर्तन प्रेरित करती हैं, जिसके कारण बड़ी वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं और विकास में गुणसूत्री उत्परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
अल्ट्रावायलेट रेज और नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रोजनी बेसेस का डीएमिनेशन कर देते हैं, अर्थात एमिनो ग्रुप को हटा देते हैं। जैसे एडिनिन से एमिनो ग्रुप या हटाने का काम जो है हाइपोजेंथीन, गुएनिन का जेंथीन और साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल। थाइमिन पर अल्ट्रावायलेट रेज डालने पर इसका डीएमिनेशन नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती थाइमिन आपस में जुड़ करके डाइमर बनाते हैं। तो फर्स्ट था यहाँ पे रेडिएशन म्यूटेजेंस में, सेकंड है केमिकल म्यूटेजेंस यानी रासायनिक उत्परिवर्ती, ये है मस्टर्ड गैस, सर्वप्रथम खोजा गया केमिकल म्यूटेजन है। HNO2 नाइट्रोजन एसिड HNO2 नाइट्रस इसको क्या कहेंगे एसिड, और कोल्चिसिन, इथाइल यूरिथेन, कार्बन टेट्रासल्फाइड, ऑर्गेनिक परऑक्सी डाइऑक्साइड एंड पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, LSD लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। केमिकल्स विकिरणों की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं, जीव इनके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं और इनका सोर्स जो है वो फूड, वाटर एंड एयर है। इनका रेडिएशंस का इफेक्ट जो है वो लोकलाइज्ड होता है, जबकि केमिकल्स जो हैं ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में संचरित हो जाते हैं और ये गोनेट्स में पहुंच करके जेनेटिक वेरिएशंस को इंड्यूस करते हैं। केमिकल्स जो है यह गुणसूत्री उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। थर्ड है एंटीबॉडीज़, ये है नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रोब्स या प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स की छोटी उप इकाई पर संयोजित हो जाते हैं और जेनेटिक कोड या ट्रांसलेशन में ये एरर उत्पन्न करते हैं और यही प्रभाव जो है प्यूरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का यूकैरियोट्स में होता है। थैंक यू वेरी मच।